we are doing Bohr's hydrogen atom in the modern physics right now, और आज हम लोग डिराइव करेंगे nth ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन एटम की, और हम लोग यूज करेंगे Bohr's postulate, and Bohr's postulate says that electron can revolve in those orbits only in which angular momentum of electron mvr is integral multiple of h upon 2 pi, राइट। तो ये तो बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है जिसका यूज हम करेंगे, और हम लोग यूज करेंगे इस फैक्ट का कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो उसे सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज, अगर हम एक ऐसे एटम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर Z हो, तो Ze is nucleus charge, E is charge of electron, so Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught into R square। ये है सेंट्रिपिटल फोर्स की इक्वेशन, और ये है क्वांटाइजेशन कंडीशन। इन दो का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल चलेंगे, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये m नीचे आ जाएगा r। v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली है, और यहाँ से भी v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v इज NH अपॉन 2 पाई mr नीचे आ जाएगा, ठीक। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो v स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। और अब जो भी कैंसिल हो रहा है देख लेते हैं, उसे कैंसिल कर देते हैं। एक r यहाँ से चला जाएगा, m यहाँ से चला जाएगा, एक पाई जाएगा और 4 जाएगा। तो अब हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाती है? पहले 1 अपॉन r की वैल्यू यहाँ से नोट कर लेते हैं। ZE स्क्वायर अपॉन ये m, और ये 1 अपॉन r की वैल्यू तो लिख ही रहे हैं, तो ये m ऊपर चला जाएगा, और n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये m ऊपर जाएगा और ये पाई भी ऊपर जाएगा। तो 1 अपॉन r की वैल्यू इतनी आ गई, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो बेटा, r की वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z पाई m e स्क्वायर। यहाँ कैलकुलेशन बहुत चेक करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे टर्म्स हैं एक्सप्रेशन में। हाँ, यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट छूट गया था, ठीक, तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर और होगा। और अब हम क्या करेंगे, देखो, हम इस इक्वेशन को इस तरीके से पहले लिखेंगे कि ये हर न्यूमेरिकल में हमको बहुत इजीली एक शॉर्टकट दे दे। तो हम n स्क्वायर और z ये दो टर्म्स अलग करेंगे, क्योंकि अगर आपका एलिमेंट चेंज होगा या ऑर्बिट का नंबर चेंज होगा, क्वांटम नंबर, तो n और z चेंज होगा। तो हम n और z इन दो टर्म्स को अलग कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर रिटन एज इट इज h स्क्वायर epsilon naught upon pi m e square. And to learn the formula, there is only one way. You observe the formula, focus your concentration on the formula, just look at it twice, thrice, close your eyes and observe all the terms again, and then write it 2 to 3 times. 2 to 3 times first day, then after 6-7 days again repeat, write it 1 to 2 times,
Then again 7 days you repeat and write 1 to 2 times, and do this practice to every expression which you need to learn, which you need to learn by heart. And for that reason, whatever is required, which is like formula or equation in chemistry, if these things you need to learn by heart, then write all those things on a paper and keep it, just keep pasting it on wall or on the cupboard's door, so that you can see these things frequently just passing by. Just keep on looking at the terms डेली बेसिस. जैसे कि हम लोग ऐड देखते हैं तो हम लोग बार बार देखते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं. और फिर आप इंटेंशनली आज आप इसको 3 से 4 बार लिखो, लर्न करो, 7 दिन बाद रिपीट करो, 7 दिन बाद रिपीट करो. बिलीव मी, आपको इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेशन याद हो जाएगा कि आप भूलोगे नहीं. दूसरी हिंट है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में खासकर बोहर्स हाइड्रोजन एटम में, इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और बहुत सारे फॉर्मूले फिजिक्स भर में है, केमिस्ट्री में इक्वेशंस है, मैथ्स में इक्वेशंस है. तो जो मेमोराइज करना है उसके लिए काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच रखनी है, बहुत प्लान्ड वे में. तो इन इक्वेशंस में हम एक हिंट ढूंढेंगे, एक रिदम ढूंढ सकते हैं, कोई स्टोरी, कोई कनेक्टिंग पॉइंट ढूंढ सकते हैं, जिससे हम अपने माइंड को ये हेल्प करें कि वो इन टर्म्स को याद रख पाए. जैसे ये टर्म आप कैसे याद रखोगे, पाई मी, रिदम आ रहा है पाई मी स्क्वायर. तो जब पाई मी स्क्वायर करोगे तो तुमको ये टर्म विजुलाइज हो जाएगा कि पाई है, एम है, ई का स्क्वायर है. ठीक है, तो आप एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई मी स्क्वायर ऐसे याद करो इसको. और जब आप याद कर रहे हो तो इस फॉर्मूले को बहुत गौर से देखते रहो, तो पाई मी स्क्वायर में आपको ये टर्म ना विजुलाइज होंगे. एन स्क्वायर अपॉन जेड जो है वो जब आप इसको आर के एक्सप्रेशन में रख रहे हो, और क्योंकि हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो अब हम फाइनली इसको थोड़ा सा फाइनलाइज कर दें. आर की जगह हम बोलेंगे आर ऑफ nth ऑर्बिट, दैट इज आर एन. ठीक, अब एन ऊपर है और जेड नीचे है. देखो, एक तो होता है कि आप रिदम, कुछ बहुत बेसिक से फंडे है, आपको चीज़ याद रहे इसके लिए. एक तो है कि आपके फॉर्मूले में रिदम या कोई स्टोरी आप इस तरह से ढूंढ लो कि आपको समझ में आए कि हाँ भाई, आपके दिमाग को ये समझ में आए कि इसको किस तरीके से हम रिकॉल करते समय किन हिंट से रिकॉल करेंगे अपने मेमोरी चिप में. लेकिन दूसरा है कि आप उसके पीछे की लॉजिक को भी समझो. देखो, जैसे जैसे रेडियस का क्वांटम नंबर बढ़ेगा, पहली रेडियस छोटी, दूसरी उससे बड़ी, तीसरी उससे बड़ी, तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि आर के एक्सप्रेशन में क्वांटम नंबर एन ऊपर आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि आर एन के साथ बढ़ेगा. फिर आप इसको गौर करो कि आर एन के साथ लीनियरली नहीं बढ़ेगा. एन अगर डबल हुआ तो आर 4 टाइम्स हो जाएगा. यानी जिस रफ्तार से, जिस रेट से एन बढ़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा रेट से साइज ऑफ द ऑर्बिट बढ़ेगा. तो ये फैक्ट है जो आपने एज अ लॉजिक दिमाग को समझाया. इसके अलावा आप जेड पर आओ. एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब कि प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा. प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा. अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस का साइज छोटा होता जाएगा. तो z डिनोमिनेटर में रहेगा और n उसी लॉजिक से न्यूमरेटर में रहेगा. तो अब n स्क्वायर अपॉन z, और n स्क्वायर क्योंकि n से ज़्यादा तेज रफ्तार से साइज बढ़ेगा. n स्क्वायर अपॉन z, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई मी स्क्वायर. ठीक, ये हो गया मेरी तरफ से आपको एक हिंट कि आप रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे याद रखेंगे. और अब हम चलते हैं इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पर. वो क्या है, एन स्क्वायर जेड को छोड़कर तुम देखो सारी वैल्यूज़ की फिक्स वैल्यू है, सारी क्वांटिटीज़ की, तो हम उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देंगे. एन स्क्वायर अपॉन जेड को एज इट इज़ छोड़ के आप h की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, पाई की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर रख दो तो ये टर्म आ जाता है
इंटरेस्टिंगली 0.53। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैम कैसी फनी पॉइंट्स बता रही हैं, लेकिन पाई मी स्क्वायर, पाई मी 53, ये जो बहुत फनी से लगने वाले पॉइंट्स है ना, ये ही तुमको उस समय तुम्हारा उद्धार करेंगे जब तुम फॉर्मूला याद करने की कोशिश कर रहे होगे और तुमको अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा। पाई मी 53, इस पूरे टर्म की वैल्यू 0.53 इतनी होती है जब आप इन सब क्वांटिटीज़ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब देखो nth ऑर्बिट का जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है वो ये है, ये हमें न्यूमेरिकल में याद रखना है। ये एक्सप्रेशन डेरिवेशन के लिए आप यहाँ तक लाओगे और डिराइव करते समय आप इस एक्सप्रेशन तक लाओगे। तो कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो तो तुम्हें याद रहे कि फाइनल रिजल्ट क्या आना था, तो कैलकुलेशन की गलती को आप ऊपर जाकर रेक्टिफाई कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको इसलिए याद रहना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला इसलिए याद रहना चाहिए क्योंकि ये शॉर्टकट है न्यूमेरिकल्स का, दैट nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, एनी एलिमेंट विच इज़ लाइक बोहर्स हाइड्रोजन एटम, जिसके बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, उन सब पर बोहर्स की थ्योरी लागू होती है। तो ऐसा एलिमेंट जिसका स्ट्रक्चर बोहर्स हाइड्रोजन एटम की तरह है, उसका z यहाँ रख दोगे, जिस ऑर्बिट के बारे में बात की जा रही है उसका क्वांटम नंबर यहाँ रख दोगे और उसे 0.53 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो तुमको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वो ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी एंगस्ट्रॉम में। तो मोस्टली अब आपको बोर्ड में नैनोमीटर में लिखना रहता है आंसर, तो आप एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो ये है nth ऑर्बिट ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटम में nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन। और अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। अगर आप z को 1 और n को 1 रख दो तो z इक्वल टू 1 का मतलब हाइड्रोजन एटम और n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। सो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटम, उसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, Rn इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इसको हम Rn नहीं R0 कहते हैं। तो बोहर के बोहर्स हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। तो कई बार हम Rn को n स्क्वायर अपॉन z इंटू बोहर्स ऑर्बिट R0 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से भी सिंबलाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नोन एज बोहर्स रेडियस। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोहर्स और हाइड्रोजन एटम इज दिस मच एंड दिस इज नोन एज बोहर्स रेडियस। ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए, बहुत मदद मिलेगी आपको मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि अब जो भी इम्पोर्टेंट था पूरे डिस्कशन में उसको आप हाईलाइट करो और ब्रश पेन से आप इस तरीके से हाईलाइट करके अपने नोट्स को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो और आपका जो हाईलाइटेड पार्ट है वो काफ़ी डिस्टिंक्टली निकल कर आता है। तो एक तो बोहर्स हाइड्रोजन एटम की बोहर्स रेडियस की वैल्यू याद रखनी है। दूसरा nth ऑर्बिट का वो एक्सप्रेशन जो आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, एंगस्ट्रॉम में आएगा। और तीसरा nth ऑर्बिट का वो एक्सप्रेशन जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है और डेरिवेशन में आपको जहाँ तक उसको ले जाना है। एंड व्हाट इज बोहर्स रेडियस? बोहर्स रेडियस किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम।
You can see the two conditions. This is a quantization condition. This is centripetal force is obtained from the electrostatic force, और फिर V की वैल्यू दोनों से निकाली, यहाँ से V की वैल्यू रख दी, तो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाता है एक्सप्रेशन। इस मेथड से आपको लीस्ट प्रॉब्लम आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट कैलकुलेट करेंगे।